पढ़ा तुम लोगों ने 194C? देखो 194C, C इज फॉर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो पेमेंट करेगा कॉन्ट्रैक्ट की, वो क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट करेगा इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। सिंगल सम है, देखो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है तो सेकंड कॉलम किसका था, थ्रेशोल्ड लिमिट का था कि इस लिमिट के ऊपर अगर अमाउंट जाएगा तो क्या होगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो सिंगल सम क्रेडिटेड है और पेड है तो 30,000 देखेंगे, और एग्रीगेट ऑफ सम क्रेडिटेड और पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1,00,000 की लिमिट देखेंगे, ठीक है। समझ में, मल्टीपल पेमेंट्स कर रहे हो सेम पर्सन को तो 1,00,000 की लिमिट देखो, एक ही बार करने वाले हो तो 30,000 की लिमिट देखो, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? फिर थर्ड कॉलम में क्या था कि कौन हाँ पेयर कौन है जो डिडक्ट करेगा टीडीएस, है ना। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल स्टेट प्रोविजनल कॉर्पोरेशन, कंपनी, फर्म, ट्रस्ट, registered society, cooperative society, university established under Central State Provisional Act, declared university, ठीक है, यूजीसी एक्ट के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन स्टेट और फॉरेन एंटरप्राइजेस, इंडिविजुअल एचयूएफ भी आ जाए, whose total sales, gross receipt or turnover from business or profession exceeds 1 crore in case of business or 50 lakhs in case of profession during the immediate preceding financial year, ठीक है। फर्म अपनी कैपिटल में, बस इंडिविजुअल एचयूएफ कब आएंगे, जब उनका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीव 1 करोड़ से ज्यादा है या प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा है, ठीक है। ये सब लोग टीडीएस डिडक्ट करेंगे, ठीक है ना। किसको पे हो रहा है, पेई कौन है यहाँ पर, एनी रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क। अब जो वर्क वर्ड यूज हुआ है ना, इसका नीचे मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है। इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर। कॉन्ट्रैक्ट तो बेटा बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें भी यही होता है ना। बहुत सारे और भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो जैसे एमपीवी में काम होता है, ठीक है। एमपीवी आजकल वो एम्प्लॉय नहीं हायर कर रहा, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है। जितने भी सिक्योरिटी वाले पर्सन मिलते हैं हमको, गार्ड वगैरह, वो सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो देखो वर्क का मतलब देखो, एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम। मैंने किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को क्या कर दिया, काम दे दिया, ठीक है, कि तुम मेरा प्रोग्राम बनाकर, ऐड बनाकर क्या कर दो, उसको ब्रॉडकास्ट कर दो, ठीक है। कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स बाय एनी मोड अदर देन बाय रेलवे, ठीक है। केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, या मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ customer using material supply or sale by such customer or its associate of customer covered under section 48 to job work। कि जॉब वर्क वो होता है कि जिसमें मैं मटेरियल दे रही हूँ, ठीक है, लेबर तुम लेकर आओ, काम तुम कंप्लीट करके दो, काम कंप्लीट करने का इतना अमाउंट हमने फिक्स कर दिया। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में आजकल यही होता है, ठीक है, कि मटेरियल हम ला के दे रहे हैं या मटेरियल हमसे ले लो, खरीद लो,
ठीक है, और तुम क्या कर दो, इतने इतने अमाउंट में हमारा ये वाला काम कंप्लीट कर दो। ठीक है ना, ठेकेदार बोलते हैं ना अपन कॉन्ट्रैक्टर्स को, वो यही तो करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी चीजों में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स में टीडीएस हमको डिडक्ट करना है। ठीक है, इंडिविजुअल अगर हम है तो हमको तभी डिडक्ट करना है जब वो हम स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर जाते हैं। अब देखो रेट क्या है टीडीएस का, 1% of the sum paid or credited if the payee is an individual or payee। हाँ, अगर वन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% से काटेंगे टीडीएस, और 2% अगर कोई और पर्सन है तो। ठीक है, तब डिडक्ट करना है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, एडिशनल पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 2 देखो, नो टीडीएस इफ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर पर्सनल पर्पस ऑफ इंडिविजुअल, और मैंने अपने घर का कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो मुझे टीडीएस नहीं काटना है बेटा। ठीक है, समझ गए क्या? फोर्थ पॉइंट देखो, नो टीडीएस इफ पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्टर owning not more than 10 vehicles at any time in the previous year furnishes declaration to this effect along with, अगर उसके पास 10 का यस डिडक्ट नहीं करना है, वो गुड्स कैरियज वाला वर्क में कवर हुआ था ना कि जॉब मटेरियल हम देते हैं बेटा हमारे वैल्यू ऑफ कस्टमर या एसोसिएट। ठीक है, अगर इनवॉइस किया है तो आगे पूरे पर क्या लगा देंगे अपन, टीडीएस। मटेरियल उसने हम ही से लिया, अब हमारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमको काम करके दे रहा है, मटेरियल का अमाउंट अलग मेंशन होना चाहिए, और जो वो चार्जेस ले रहा है काम करने की उसका अमाउंट अलग मेंशन होना चाहिए। तो हमसे उसके सर्विसेज पर क्या करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अलग अलग मेंशन नहीं है तो पूरे पे काट देंगे। 6 पॉइंट देखो, cold storage charges which involve providing a refrigeration facility as well as storage facility shall also be subject to TDS under section 194C as a contract charge only and not under section 194I। 194I अभी आगे आएगा, रेंट के लिए होता है बेटा। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी जिसमें रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी और स्टोरेज फैसिलिटी दोनों प्रोवाइड हो रही है हमको। ठीक है, वो रेंट में काउंट नहीं होगा, वो कहाँ काउंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट में काउंट होगा। ठीक है, पेमेंट बाय क्लाइंट टू एडवर्टाइजमेंट एजेंसी इट इज ट्रीटेड एज वर्क, और उस पर भी क्या लगेगा, मैं एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को दे रही हूँ और वो मेरा क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। ठीक है ना, न्यूज़पेपर वगैरह में ऐड देना होता है लोगों को, तो एक तो हम डायरेक्टली न्यूज़पेपर वालों के पास जा सकते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी होती है उनको पैसे दे दो, वो हमारा बनकर छपा भी देंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, समझ गए? आज की शीट निकालो, दोनों शीट्स को स्टेपल कर लेना। ठीक है,
चलो देखो, तीनों सेक्शंस कमीशन वाले हैं, ठीक है। 194D, 194G और 194H, ठीक है। डी पहले देखो, इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन का मतलब जानते हो ना, इंश्योरेंस एजेंट को इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन मिलता है, ठीक है ना। वो इसीलिए तो वो कमीशन बेसिस पर काम कर रहे होते हैं, आपको बोल रहे होते हैं आप इंश्योरेंस ले लो। तो आप जितनी इंश्योरेंस उनसे लोगे उतना क्या उनको प्रीमियम अमाउंट पे कमीशन मिलता है, ठीक है। देखो, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट मोर देन 15,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। तीनों कमीशन के सेक्शन में अमाउंट 15,000 है, ठीक है ना। तो अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, तीनों का रेट भी एक जैसा ही है, बट यहाँ पर इंश्योरेंस कमीशन में थोड़ा सा अपन को ज्यादा देखना पड़ेगा, ठीक है। पेयर कौन है यहाँ पे जो टीडीएस डिडक्ट करेगा बेटा, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन और रिवॉर्ड फॉर सॉलिसिटिंग और प्रिक्योरिंग इंश्योरेंस बिजनेस। मतलब जैसे एलआईसी अपने एजेंट को पे कर रहा है तो एलआईसी काटेगा टीडीएस, समझ में आया। किसको पे हो रहा है कमीशन, रेसिडेंट को, कोई भी रेसिडेंट को कितना टीडीएस काटना है, 5% इफ द पेई इज अ नॉन कॉर्पोरेट रेसिडेंट और 10% इफ द पेई इज अ डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है। कभी कभी एजेंट्स भी अपनी क्या बना सकते हैं, कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो 5% नहीं तो 5%। कब काटना है टीडीएस बेटा, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ये कल डिस्कस हुआ था, मैं बता देती हूँ शॉर्ट में। जब एलआईसी अपनी बुक्स में इंश्योरेंस की ड्यू की एंट्री करेगा, ड्यू कर रहा है बट पे नहीं कर रहा है अभी, बाद में पे करेगा, तो जैसे ही ड्यू की एंट्री करी वैसे टीडी ठोकर गवर्नमेंट को पे करना है, या ड्यू की एंट्री नहीं करी पेमेंट ही कर दी सीधे, है ना, कमीशन टू बैंक कर दिया, तभी टीडीएस डिडक्ट करके फिर गवर्नमेंट को पे करने की लायबिलिटी है। तो ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर ऐसा बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। जी वाला देखो, ये कौन सा कमीशन है, ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। लॉटरी टिकट बेचने का काम भी जो लॉटरी करवाते हैं वो लोग एजेंट्स अपॉइंट कर देते हैं कि आप हमारी लॉटरी टिकट बेचो, जितनी टिकट बेचोगे उतने पर कमीशन, ठीक है। यहाँ पर भी 15,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है ना। देखो, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन और वॉट एवर कॉल्ड ऑन लॉटरी टिकट्स। किसको पे हो रहा है, पे ही कौन है, कमीशन किसको पे हो रहा है, एनी पर्सन स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, परचेजिंग, सेलिंग लॉटरी टिकट्स, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, उसके एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, परचेज करके सेल कर रहा है, कंपनी से खरीद ली फिर सेल कर रही हूँ मैं आगे, ठीक है। सब जितना भी उस पर मेरे को कमीशन मिलेगा उस पर क्या काटना है, टीडीएस काटना है, ठीक है। कितने रेट से, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। एच में देखो, कमीशन किस पर है, कमीशन ऑफ ब्रोकरेज वाला सेक्शन है, ठीक है। इसमें भी 5,000 की लिमिट है, 15,000 की सॉरी। कौन है डिडक्टर, कौन है, एनी पर्सन। इंडिविजुअल एचयूएफ कब कवर होगा, इंडिविजुअल एचयूएफ कब, 1 करोड़, हाँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग कमीशन या ब्रोकरेज। कोई भी पर्सन जो कमीशन या ब्रोकरेज पे कर रहा है, ये दो कमीशन को छोड़कर कोई और कमीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एनी रेसिडेंट को पे कर रहा है तो वो टीडीएस डिडक्ट करेगा, 15,000 से ज्यादा की पेमेंट कर रहा है तो। अदर देन नहीं, इंडिविजुअल एचयूएफ जिसकी टोटल
एक्सीड कर जाएगी तो वो आ जाएगा पेयर में, काटेगा। नहीं, अदर देन इंडिविजुअल लिखा है ना बेटा, अदर देन कट गया है शायद वहां पे, अदर लिख लो ना यहाँ पे, दो नेगेटिव साथ में आएंगे तो कैंसिल नहीं हो जाएंगे। अच्छा एक सेकेंड, अदर देन को भी काट दो ना यहाँ पर। अब देखो, एनी इंडिविजुअल or HUF whose total sale or gross turnover from business exceeds, बंद करो। अब ठीक हो गया। अदर देन लगाते तो फिर वो डू नॉट कर देते अपन। ठीक है, ठीक है, अभी ठीक हो गया। हाँ, एडिशनल पॉइंट्स में देखो जल्दी से। नो TDS in above sections if commission or brokerage is up to 15,000, ये समझ में आ गया। नो TDS अंडर सेक्शन 194H, 194H था कमीशन ऑफ ब्रोकरेज on payment by BSNL or MTNL to their public call office franchisees, इनको एग्जाम किया हुआ TDS से। ठीक है, और H के अंदर ही TDS नहीं कटेगा if commission of brokerage related to securities like commission on underwriter, brokerage on public issue etc, इस सिक्योरिटीज पे कमीशन नहीं कवर होगा यहाँ पे। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट सेक्शन देखो, 194DA, any sum under an insurance policy not fulfilling the conditions specified in section 1010D। ठीक है, पहले नीचे देखो, थर्ड पॉइंट देखो, 1010D के सेक्शन के अंदर इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है और इंश्योरेंस के जो पॉलिसी का पैसा होता है वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, देखो, no TDS if maturity amount exempted under section 1010D, in case of LIP maturity amount taxable in case of Keyman insurance policy and ULIP taken on or after 1/2/2021 and premium paid is more than 2,50,000 in a year, or LIP taken on or after 1/4/2023 and premium paid is more than 5 lakh in the year, or premium more than limit of 10%, 15%, 20% of the policy value prescribed under section 80। ये पढ़ा था 10%, 15%, 20%। हाँ, वो अगर उससे ज्यादा का प्रीमियम है तो फिर मेच्योरिटी अमाउंट क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, तो अगर टैक्सेबल है तो फिर यहाँ पर TDS काटने की जरूरत है। अगर 1010D में एग्जेम्प्ट है, आपको जो मेच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है आप एग्जेम्प्ट है, तो फिर TDS काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आया? ठीक है, तो ये तीन केसेस हुए ना, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्सेबल है, यूलिप जो 1/2/2021 और जिसका प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है। ठीक है, और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है, जो कि इशू कब हुई है, 1/4/2023 में, और ये ATC वाला, ATC में 10%, 15% और 20% के ऊपर वाला। ठीक है, ये टैक्सेबल। क्लियर है? तो इस पर क्या कटेगा, TDS कटेगा। ठीक है, डन। आगे बढ़े, मतलब ये पूरा पढ़ टेबल, वापस आओ टेबल पे। अमाउंट और एग्रीगेट
amount is equals to or more than 1 lakh in the financial year. मतलब अगर 1 लाख से कम है तो टीडीएस नहीं काटना है. पेयर कौन है यहाँ पर? Any person responsible for paying any sum under life insurance policy, तो भी पे कर रहा है. ठीक है ना. तो सम allocated by way of bonus. LIC में बोनस भी होता है. जैसे 3 साल बाद या 5 साल बाद, पॉलिसी मान लो 20 साल की है या 25 साल की है, हर 5 साल बाद बोनस मिलेगा, ऐसा कुछ कुछ टर्म्स होते हैं उसमें. तो अगर एग्जाम नहीं है, बोनस भी टैक्सेबल है अगर मान लो, तो 1 लाख से ऊपर है तो टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब टीडीएस कटेगा. ठीक है. किसको पे हो रहा है? एनी रेसिडेंट को. किस रेट से टीडीएस कटेगा? ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम कंप्राइज. ऑफ द अमाउंट इनकम कंप्राइज मतलब कि पूरा मेच्योरिटी अमाउंट में नहीं, जितना टैक्सेबल है उतने पर ही. ठीक है. टाइम ऑफ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ पेमेंट. यहाँ क्रेडिट लिखा है क्या? नहीं. तो जब पेमेंट होगा तभी क्या होगा? टीडीएस काटना है. फोर्थ पॉइंट देखो इसका, ये देखो इनकम कंप्राइज का मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे. ये लिखा है ऑफ द इनकम कंप्राइज. इनकम कंप्राइज मतलब मेच्योरिटी अमाउंट माइनस प्रीमियम. ठीक है. जितना मिला माइनस जितना तुमने प्रीमियम पे किया होगा. हाँ, उसके डिफरेंस पे 5% का LIC क्या काट लेगा? टीडीएस. ठीक है. क्लियर है? कोई दिक्कत? रिवाइज जरूर करना. 2-3 चैप्टर ऐसे जिसका रिवीजन कंटिन्यूस बेसिस पर रखना. कौन कौन से? डिडक्शंस, सैलरी, टीडीएस. ठीक है ना. और बाकी पीजीबीपी और कैपिटल गेन थोड़ा सा रुक रुक के भी करोगे तो भी चलेगा. ठीक है. 194I किसका है? रेंट का है. ठीक है. देखो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है बेटा? 2,40,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर. ठीक है ना. नीचे लिखा हुआ है कि इफ टीडीएस इज लेस, नहीं नो टीडीएस इफ रेंट, रेंट होगा. रेंट इज अप टू 2,40,000 टू अ पर्सन इन अ फाइनेंशियल ईयर. ठीक है. कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा? एनी पर्सन होना चाहिए यहाँ पे. ये तुम लोग के मॉड्यूल में ना, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF whose gross total whose sales या gross receipt वही है 1 करोड़ या 50 लाख. कम है तो नहीं काटना है, ज्यादा है तो इनको भी टीडीएस काटना है. ठीक है. रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग रेंट. किसको पे हो रहा है? रेसिडेंट को पे हो रहा है. ठीक है. अब टीडीएस किस रेट से काटना है बेटा? अगर रेंट पर प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट दिया हुआ है तो 2% का रेट है. लैंड बिल्डिंग, लैंड अपॉर्टमेंट टू द बिल्डिंग, ठीक है, या फर्नीचर और फिटिंग्स दिया हुआ है तो 10% से काटना है. ठीक है. क्लियर है? कब काटना है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. हाँ मतलब केस तो आ ही सकता है. नॉन रेसिडेंट का आएगा अभी. चलो देखो
No TDS on refundable deposits. However, non-refundable deposits can attract TDS under this section. वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अपन पे करते हैं ना, जब रेंट पर कोई भी जगह लेते हैं अपन या मशीनरी लेते हैं तो अपन सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करते हैं। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? रिफंडेबल होता है। रिफंडेबल है तो टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, arrear of rent received during the current year shall also be considered for purpose of deducting TDS. ठीक है, एक साथ बहुत सारा पुराने सालों का ड्यू रेंट पे हुआ है, ठीक है, तो टीडीएस डिडक्ट करना है। इसके बाद even advance rent shall also be subject to TDS in the year of payment, क्योंकि क्या है? Credit or payment whichever is earlier. Warehousing charges shall also be subject to TDS under this section. बस इसका एक एक्सेप्शन अपन ने पढ़ लिया। कहाँ पढ़ा? कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में एक्चुअली सिर्फ स्पेस नहीं दे रहे हैं, आपको वो एक्स्ट्रा सर्विस भी दे रहा है, इसीलिए वो वर्क में काउंट हो रहा है, इसीलिए 194C लग रहा है। समझ में? रेंट का मतलब क्या होता है कि आपने सिर्फ स्पेस दे दी है, अब वो सामने वाला उसको अपने हिसाब से यूज कर रहा है। ठीक है, चलो 6 पॉइंट देखो। It is not necessary that the payee must be the owner of any of the above mentioned asset. मतलब मुझे रेंट मिल रहा है, मैंने ये जगह खुद रेंट पे लेके रखी हुई है, आगे मैंने सब लेट कर दिया, ठीक है, सब लेट किया तो मैं तो ओनर नहीं हूँ, मुझे रेंट मिल रहा है, ठीक है, तो मैं ओनर नहीं हूँ तो भी मुझे अगर रेंट मिल रहा है 2,40,000 से ज्यादा तो मेरा टीडीएस कट के मुझे अमाउंट मिलेगा। समझ में आया? ठीक है, जो पे कर रहा है उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, सीपीडीटी का सर्कुलर पढ़ो। लमसम लीज प्रीमियम और वन टाइम अपफ्रंट लीज चार्जेस which are not adjustable against periodic rent and which are paid for acquisition of long-term lease rights are not in the nature of rent within the meaning of section 194I, therefore no TDS. ठीक है, लमसम लीज प्रीमियम क्या होता है कि मैंने 10 साल के लिए लीज ले लिया, लीज पर ले ली जगह, और 10 साल का मैंने लीज क्या कर दिया, एक साथ पे कर दिया। ठीक है, तो वो जो लीज का अमाउंट है वो यहाँ पर कवर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, लमसम लीज प्रीमियम है ना, या वन टाइम अपफ्रंट लीज चार्जेस है। वन टाइम मतलब एक बार में आपने पे कर दी। देखो लिखा भी तो है, विच आर नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट पीरियोडिकल रेंट। कोई पीरियोडिकल रेंट है ही नहीं जिसके साथ आप एडजस्ट करते जा रहे हो उसको। ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो 194I में कवर नहीं होगा। ठीक है, पैसेंजर सर्विस फीस पेड बाय एयरलाइन कंपनी टू एयरपोर्ट ऑपरेटर is not treated as rent, so TDS not applicable. ये क्या था कि एयरलाइन कंपनी एयरलाइन ऑपरेटर को, जैसे पैसेंजर वेट कर रहे हैं तो वो वेट करने की जगह, ठीक है, वो सब प्रोवाइड होती है ना, तो वो उसके लिए जो पेमेंट होती है एयरलाइन ऑपरेटर को वो रेंट पे कवर नहीं होता है। ठीक है, डन, बढ़े आगे। चलो 194IA देखो, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर है।
194 है, पेमेंट क्या हो रही है? ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 50 lakhs और मोर। ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। एनी पर्सन बीइंग अ ट्रांसफरी, देखो यहाँ पे ट्रांसफर और ट्रांसफरी होंगे। ट्रांसफरी कौन है? इसको मिल रहा है, जो पैसे दे रहा है। ठीक है, other than a person referred to in section 194 LA, LA नीचे आएगा, अभी LA पढ़ा नहीं है ना अपन ने, ये आएगा। देखो LA में क्या कवर्ड है यहाँ पे नीचे, compensation on acquisition of certain immovable property other than agricultural land situated in India। और LA में क्या कवर्ड है? अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट इज मोर देन 2,50,000 in financial year। यहाँ पे देखो, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम in the nature of compensation or enhanced compensation on compulsory acquisition of immovable property। अगर आप अपनी मर्जी से ट्रांसफर कर रहे हो तो आप IA लगाओगे। अगर कंपल्सरी एक्विजिशन पर आपको कंपनसेशन मिल रहा है अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड तो LA लगाओगे। समझ में आया है ना? दोनों सेक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ही लग रहे हैं। ठीक है, IA वापस आओ। other than person referred to in section 194 LA responsible for paying compensation। तो compensation compulsory acquisition कहाँ चला गया? LA में। बाकी कोई भी पर्सन है जो ट्रांसफर ही है यहाँ पर तो क्या है? आए। ठीक है, इसके बाद किसको पे हो रहा है? रेसिडेंट ट्रांसफरर को कितने परसेंट TDS काटना है? 1% ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू whichever is higher। क्योंकि कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थ्रेशोल्ड लिमिट में भी देखना है हमको, दोनों में से whichever is higher देख लेंगे। ठीक है, कब काटना है? क्रेडिट और पेमेंट whichever is earlier। ठीक है, एडिशनल पॉइंट का पॉइंट नंबर 2 देखो, consideration for transfer of immovable property includes club membership fee, car parking fees, electricity water facility fees, maintenance fees, advance fees or any other similar charges incidental to transfer of immovable property। के साथ ये सारे चार्जेस भी जुड़े हुए हैं तो ये सब भी इंक्लूड करके TDS काट। ठीक है, ये वाला भी फिनिश कर लो। LA पूरा पढ़ लिया था क्या अपन ने? अपन ने पढ़ लिया था कि कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है जिस पर्सन को पैसे, जो पर्सन पैसे दे रहा है वो TDS काटेगा। किसको पेमेंट हो रही है यहाँ पर? एनी रेसिडेंट को। TDS का रेट क्या होगा? वहां पर IA में रेट क्या है? यहाँ पे रेट क्या है? 10%। ठीक है, यहाँ पर एट द टाइम ऑफ पेमेंट है ना, क्योंकि तुम लोग को याद है अपन ने कंपल्सरी एक्विजिशन में ये भी देखा था ना कि वो पेमेंट भी जल्दी मिलती नहीं है, गवर्नमेंट दे रही है यहाँ पर, तो फिर जब पेमेंट मिलेगी तब। ठीक है, 2,50,000 तक है तो कोई TDS नहीं कटेगा। नो TDS if removable property is in urban or rural agricultural land in India। ठीक है, IA हो गया, IB में बेटा अभी अपन ने I पढ़ा था रेंट का, IB भी रेंट का ही है, पढ़ो।
ये थोड़ा सा अलग है। पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल और HUF, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर I-194 में पेयर कौन कवर्ड था? एनी पर्सन पर इंडिविजुअल HUF जो 1 करोड़ या 50 लाख से कम वाले हैं वो कवर्ड नहीं थे। अब यहाँ पे पढ़ो, अगर रेंट 50,000 से ज्यादा है फॉर अ मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ तो TDS काटना है, ठीक है। यहाँ पर कौन कवर्ड है? इंडिविजुअल HUF ही कवर्ड है, पर जो I में कवर्ड है वो यहाँ पर कवर्ड नहीं है। समझना, यहाँ पर इसीलिए ये वाला प्रोविजन डाला गया था कि देखो आजकल क्या है कि जैसे मान लो कि मैं बिजनेस कर रही हूँ ना, ठीक है, और मेरा बिजनेस मान लो 1 करोड़ से ज्यादा का है। अगर मेरे घर मेरे नाम पर कुछ भी है और मैंने वो रेंट पे चढ़ाया, ठीक है, तो क्या होगा? TDS कटेगा, ठीक है। अब मान लो कि मेरे मम्मी के नाम पे घर है, उनके नाम पर कुछ भी इनकम नहीं है, रेंट उनको मिल रहा है, इंडिविजुअल को, ठीक है, तो फिर TDS के प्रोविजंस लगते ही नहीं, ठीक है। या कोई इंडिविजुअल है जो उनको रेंट पे कर रहा है, TDS के प्रोविजंस लगते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए कवर किया गया कि रेंट बहुत ज्यादा है और इंडिविजुअल को रेंट पे कर रहे हैं और वो TDS के अंदर कवर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये एक्स्ट्रा वाला प्रोविजन डाला गया था बाद में, ठीक है। यहाँ पर पेयर कौन है? इंडिविजुअल HUF जो कि I में कवर्ड नहीं है और किसी भी रेसिडेंट को वो क्या कर रहे हैं? रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो 5% से वो TDS काटेंगे, ठीक है। कब काटेंगे? देखो, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ रेंट फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर और द लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी if the property is vacated during the year as the case may be, to the account of the pay or at the time of payment whichever is earlier. मतलब हर मंथ नहीं काटना है, हर मंथ का प्रोविजन इसीलिए नहीं डाला क्योंकि बेटा इंडिविजुअल पर, एक इंडिविजुअल HUF जो बिजनेस भी नहीं कर रहा है या बिजनेस छोटा मोटा कर रहा है उस पर TDS काटने की जिम्मेदारी डाल रहे हैं, ठीक है। तो उस पर हमको इतने ज्यादा कंप्लायंसेस नहीं डालने। उन्होंने बोला कि आप आखिरी मंथ का जब रेंट पे करोगे ना, ठीक है, तो क्या कर लेना? TDS काट लेना, ठीक है? समझ गए क्या? और वो भी कब? थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 50,000 पर मंथ की। In this section, TDS required to be deducted only at the time of credit or actual payment of the last month. ठीक है, whichever is earlier. If the payee fails to furnish his PAN, TDS shall be deducted at the rate. However, in case of such deduction cannot exceed the rent of the last month. 20% से काट लेना, पर 20% से जब कैलकुलेट करोगे तो भी लास्ट मंथ का रेंट है उससे ज्यादा अमाउंट नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप रेंट पे करने की जगह और उससे अमाउंट मांगने लगो कि आप हमको दो, हमको TDS भरना है गवर्नमेंट को, जितना लास्ट मंथ का रेंट है मैक्सिमम उतना TDS आप काटोगे। क्लियर है? पक्का? चलो, जे बाद में पढ़ेंगे, पहले के पढ़ लो, के पढ़ लो, फिर एल पढ़ चुके हैं, के और एम अभी फिनिश करते हैं, फिर बाकी के बचे हुए कल फिनिश करेंगे, ठीक है। 2 दिन में अपना TDS TCS खत्म होगा और फिर अपना बचेगा रिटर्न वाला। ये देखो, काय के लिए है ये?
income on units other than in the nature of capital gain. ठीक है, ऐसे यूनिट्स बेचना तो कैपिटल गेन में ही आएगा ना, आ सकता है क्या कोई और हेड में? हाँ, इनकम ऑन यूनिट्स बोल रहा है, सीजीबीपी में अदर सोर्सेज में भी तो आ सकता है। ठीक है, हाँ, अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट इज मोर देन 5,000 in a financial year. Any person responsible for paying any income in respect of units of the mutual funds या units of administrator of the specified undertaking या specified company. म्यूचुअल फंड्स के यूनिट या एडमिनिस्ट्रेटर की यूनिट या स्पेसिफाइड कंपनी की यूनिट्स, अलग अलग टाइप की यूनिट्स बिकते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे। ठीक है, किसको पे हो रहा है? टीडीएस कितना काटना है ना, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। एम में आओ, अभी अपन ने कमीशन पढ़ा, ब्रोकरेज पढ़ा, नहीं, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कमीशन और ब्रोकरेज, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस। ठीक है, नीचे पॉइंट नंबर 2 देखो, या एक काम करो, पहले पेयर देख लो यहाँ पर कौन है। इंडिविजुअल एचयूएफ है अदर देन दोज कवर्ड इन सेक्शन 194C, 194H और 194J, तीनों पढ़ चुके हैं। कौन से इंडिविजुअल एचयूएफ को वहां से निकाल दिया था? 1,50,00,000 वाले इंडिविजुअल्स को हटा दिया था ना वहां पे, उससे कम वाले ने, उनको यहाँ पे कवर कर दिया। ठीक है, वो टीडीएस काटेंगे बेटा अगर वो पेमेंट कितनी कर रहे हैं, मोर देन 50 lakhs इन अ फाइनेंशियल ईयर फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन ब्रोकरेज या फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। ठीक है, अच्छा जे अभी अपन ने नहीं पढ़ा है, जे प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, जे में भी उन्होंने वो 1 लाख और 50 लाख वाले, 1 करोड़ और 50 लाख वाले इंडिविजुअल को क्या किया हुआ है, बाहर किया हुआ है। ठीक है, देखो एनी रेसिडेंट रेट 5%, रेट तुम लोगों को लर्न करने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, तो और कोई तरीका नहीं है, लर्न ही करना पड़ेगा उसको। क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अदर। सेकेंड पॉइंट अपन देख लो एक बार, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। क्या बोल रहा है सेकंड पॉइंट, बताओ मुझे। ज्यादा है वो वाला सेक्शन लग जाएगा तो एम नहीं लगेगा। एम तब लगेगा जब ये तीनों सेक्शंस उस इंडिविजुअल एचयूएफ पर नहीं लग रहे। ठीक है, हाँ, ठीक है,
अगर 50 लाख से ज्यादा का है तो, कि बड़ा अमाउंट था ना, इसलिए गवर्नमेंट चाह रही थी कि हम हमारे नॉलेज में आ जाए, और टीडीएस सबसे अच्छा तरीका है गवर्नमेंट के नॉलेज में लाने का। कोई भी टीडीएस काटेगा तो वो पैन नंबर से पूरा गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, ठीक है। आई ए, आई बी और एम के लिए क्या नोट है, देख लो। इन these sections, payer not required to opt टैन नंबर। ये सारे सेक्शंस इंडिविजुअल एचयूएफ पे जो लग रहे हैं ना, आपको टीडीएस डिडक्ट करने के लिए टैन नंबर लेना पड़ता है बेटा, पर यहाँ पर टैन नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एंड टीडीएस रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट ऑनलाइन टू गवर्नमेंट अलॉन्ग विद टीडीएस रिटर्न within 30 days from the end of the month in which TDS was deducted। ऑनलाइन आपको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आप सीए को कंसल्ट करें, ठीक है। क्लियर है क्या? चलो अभी अपने बड़े बड़े सेक्शंस बचे हुए हैं। एमसीक्यूज कर लेना, सीडीएस से एमसीक्यूज आ सकते